नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मुझे याद है कि कुछ महीने पहले भी ऐसे ही हुआ था। मैं ऑफिस से अपना काम-काज निपटा के उठ के जा रहा था घर पे, लैपटॉप बंद किया था, तभी खबर आई थी कि अतीक अहमद की और उनके भाई की अशरफ की हत्या कर दी गई है। आज भी लगभग ये हुआ, काम निपटाया मैंने, अपना लैपटॉप बंद किया और बस निकल ही रहा था ऑफिस से, तब तक मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई और लगातार मेरे फ़ोन बजने लगे। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों से पूछने लगे लोग। पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी सी फैल गई मुख्तार अंसारी को लेकर, क्योंकि एक बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश के अगर आप माफ़ियाओं की लिस्ट में देखें, बाहुबलियों की लिस्ट में देखें, तो मुख्तार अंसारी राजनीति का एक अपराधी जगत का एक बड़ा नाम है। सालों तक मुख्तार अंसारी की जो वाशाहत थी वो कायम रही और वो जेल से रहते हुए 16-17 साल हो गए। जेल से रहते हुए लगातार चुनाव लड़े और जीतते रहे। अंसारी परिवार का 3-4 जिले अगर आप ले लें, मऊ, गाजीपुर, बांदा, इन जिलों में बहुत दबदबा है। उनके भाई गाजीपुर से सांसद, भतीजा बेटा मुख्तार अंसारी का दोनों विधायक। तो उस पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती है और भारतीय जनता पार्टी का और मुख्तार अंसारी का 36 का आंकड़ा है। ये दुश्मनी तब से और गहरा गई थी जब कृष्णानंद राय, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस इलाके में मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ना, विधायक बन जाना बड़ी बात थी। जब कृष्णानंद राय विधायक बन गए तो मुख्तार अंसारी को ये बात बहुत अखरी कि उनके इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विधायक बन जाए। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि बहुत ज़्यादा नाजुक है मामला। मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय की दुश्मनी ज़्यादा बढ़ गई है और कृष्णानंद राय को बहुत सुरक्षा दे दी गई थी। कृष्णानंद राय हमेशा जब चला करते थे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती थी, उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में चला करते थे। लेकिन एक दिन पास में कोई एक कबड्डी का मैच था, उस मैच में वो बिना गनर के चले गए और ये खबर कहीं से लीक हुई और लौटते समय उनकी AK-47 और निरी बंदूकों और AK-47 से घेर के उनकी हत्या कर दी गई। आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर और अभी जो विधायक हैं अभय सिंह, उनके ऊपर भी। अभय सिंह और मुख्तार अंसारी बहुत करीबी। वैसे उत्तर प्रदेश में जो गैंगवार है पूर्वांचल की, उसको आप कई हिस्सों में विभाजित करके देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी लड़ाई थी बनारस के माफिया ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस बीच में एक बड़ा नाम उभरा, मुन्ना बजरंगी का। जौनपुर में था और मुन्ना बजरंगी का आतंक इतना था कि पुलिस भी उससे थर-थर काँपती थी। एक बार एनकाउंटर हुआ, मुन्ना बजरंगी को कई गोलियां लगी लेकिन मुन्ना बजरंगी बच गया। और मुन्ना बजरंगी ने देश भर में कोई बहुत बड़े-बड़े कांड किए थे। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य था, मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी था। बाद में वो गिरफ्तार हुआ और पूर्वांचल के की जगह उसको पश्चिम की एक जेल में भेज दिया गया। उधर ब्रजेश सिंह की जब दुश्मनी चलती थी तो ब्रजेश सिंह सालों तक फरार थे। ब्रजेश सिंह का फोटो भी पुलिस के पास नहीं था। सीबीआई ने उनके ऊपर बहुत लाखों का इनाम घोषित कर रखा था कि कहाँ हैं ब्रजेश सिंह, ये किसी को पता नहीं था। बाद में नाटकीय ढंग से दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया कि उन्होंने ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रजेश सिंह का सिक्का बनारस में चलता है, अब वो माननीय भी हो गए थे। पत्नी का अलग राजनीतिक रसूख है और भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से उनके भतीजे भी राजनीति में खासा प्रभाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ के निशाने पर 3 बड़े नाम थे। पहला नाम अतीक अहमद का था, दूसरा आजम खां का था और तीसरा मुख्तार अंसारी का था। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में थे, सुरक्षित थे।
योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में उसने ये गुहार लड़ाई कि मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाए। और लंबी लड़ाई के बाद ये बात चली कि मुख्तार अंसारी वापस उत्तर प्रदेश में आएंगे। जब पंजाब से काफिला चला तो लगातार टीवी पे ये चलने लगा कि अब उनकी गाड़ी पलटी, अब उनकी गाड़ी पलटी, उन्हें मार दिया जाएगा। सभी को अंदाजा था कि मुख्तार अंसारी का रास्ते में एनकाउंटर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो दुश्मनी थी योगी आदित्यनाथ की वो किसी से छुपी नहीं थी। लेकिन मुख्तार अंसारी बांदा पहुंच गए, उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट तक में गया उनकी सुरक्षा को लेकर। इस बीच में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की इलाहाबाद में कोर्ट के दौरान जब वो पेशी पे जा रहे थे तो बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पूरी दुनिया में ये घटना चर्चा का विषय बन गई थी। विदेशी मीडिया ने, यहाँ के लोग तो कह रहे थे कि भाई अतीक बदमाश था, अशरफ बदमाश था, सही राह मार दिया गया। इस तरह की बातें एक बड़े समूह ने, जो उग्र हिंदुत्व का एक परिचायक है, जो भाजपा का सपोर्टर है, उसने इस तरह की बातें करी कि जिससे उसको वोट बैंक को, उसके हिंदुत्व को फायदा मिल सके। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों ने जो छापा वो ये था कि भारत में टेलीविजन कैमरों के सामने एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अतीक अहमद और एक एक्स एमएलए अशरफ की हत्या कर दी गई। विदेशों में, अमेरिका, लंदन में दिखाया गया कि किस तरह भारत में जब जिस समय कैमरे चल रहे होते हैं, लाइट होती है, पत्रकारों की घेराबंदी होती है, उस समय किस तरह कैमरों के सामने एक एक्स एमपी और एक्स एमएलए की हत्या कर दी जाती है। और मजे की बात देखिए कि उस हत्या के बाद जो गदगद थे लोग, कमेंट कर रहे थे कि सही मुकाम पे पहुंचा दिया गया, इसी ठिकाने पे पहुंचा दिया गया। इसी मोदी सरकार में, संसद में मुख्तार अंसारी को, क्षमा कीजिएगा, इसी संसद में, इन्हीं मोदी सरकार में अतीक अहमद को शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने उनको संवेदनाएं व्यक्त की गई और दोनों को श्रद्धांजलि दी गई। और लेकिन वक्त जो होता है वो बड़ा बेरहम होता है, किसी को बख्शता नहीं है। और मुख्तार अंसारी के साथ भी यही हुआ कि वो अपना किसी तरह जेल के अंदर रहकर ये काम कर रहे थे कि जेल के अंदर रह के वो अपनी दिनचर्या किसी तरह से चला रहे थे। और डर था एक कि मुख्तार अंसारी को कि उनके साथ भी कुछ हो सकता है। और जिस डॉन के सामने पूरा प्रदेश कांपता था, पूरा तंत्र कांपता था, वो डॉन बिल्कुल बेबस था, बहुत दुखी था, परेशान था कि किस तरह उसको फंसा दिया गया या जेल के अंदर एक शेर को पिंजड़े में रख दिया गया। और फिर उसके बाद में समय पलटा, उनका बेटा जो है अब्बास अंसारी, वो लाया गया राजभर की पार्टी में, और राजभर की पार्टी में आने के बाद वो विधायक बना। और इस बात के लिए बड़ा चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा चर्चा में हुई कि किस तरह राजभर की पार्टी से वो व्यक्ति विधायक बन गया। और ख़ास तौर से जिस समय वो विधायक बना, उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि जब वो राजभर ने पलटा मारे और वो एनडीए योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो में नजर आए। और फोटो में आने के बाद वो दिल्ली गए, राजभर अमित शाह जी से मिले। और अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने अपना साझा एक कार्यक्रम उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बनेंगे। तो मैं अपनी टीम से कहूँगा थंबनेल चेंज करें इसका। और मैं दर्शकों को आगे कहानी बताऊं उससे पहले बता दूं कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है, तो मैंने आपको बता दूं कि मैं बाकी पूरी बातें आपको बता रहा हूं। मुख्तार अंसारी को गंभीर हालत में लाया गया था, लेकिन मुख्तार अंसारी को की मौत हो गई है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी, जिन्होंने एक आतंक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया, राजनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। प्रशासन ने बताया उनको कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और उत्तर प्रदेश की यह सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मैं आपको कहानी बता रहा था कि एक बहुत बड़ी आलोचना इस बात की हुई कि ओपी राजभर ने जब योगी आदित्यनाथ के संग मंच साझा किया तो लोगों ने कहा कि ये कैसी ब्रांडिंग है कि एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब एनडीए का हिस्सा बन जाता है। मैंने भी कई बार अपने वीडियो में कहा कि ये कैसा मजाक है कि एक मंच पर अगर वो विधायक बेटा जेल से आ गया तो उसी मंच पर वो बैठा होगा और उसी मंच पर योगी आदित्यनाथ बैठे होंगे। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ओपी राजभर की पार्टी के साथ समझौता हो। वो सिद्धांततः इस बात के बहुत खिलाफ थे। उनको पता था कि अगर ये समझौता होगा तो बहुत ज़्यादा आलोचना होगी इस बात की, इसलिए वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बातों को दरकिनार करके ये समझौता कर लिया गया और उसके बाद में जब अब्बास अंसारी विधायक बन गए और वो एनडीए का हिस्सा बन गए तो ये माना गया कि मुख्तार अंसारी को भी अब राहत मिलेगी, कि मुख्तार अंसारी को कुछ आराम मिलेगा। और जब ये खबरें चलने लगी तो योगी आदित्यनाथ को बहुत खराब लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ की छवि पे डेंट पड़ रहा था कि एनडीए का हिस्सा मुख्तार अंसारी का बेटा। इस बीच में मुख्तार अंसारी ने एप्लीकेशन दी कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है। इस एप्लीकेशन ने तहलका मचा दिया। उन्होंने न्यायालय में कहा कि मुझे पुष्टि है कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। और उसके बाद बांदा जेल के कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। बांदा के जिला अस्पताल में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले, उनको हार्ट अटैक हुआ। उनको बांदा लाया गया और एक ब्रेकिंग खबर ये है आ रही है कि मऊ, बांदा और गाजीपुर में प्रशासन हाई अलर्ट पे हो गया है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लगा दी गई है। तीनों जिलों में एक्स्ट्रा पुलिस भेजी जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया है कि वो अतिरिक्त सुरक्षा बरतें। हर जिले के डीएम, एसएसपी को निर्देश कर दिया गया है कि अतिरिक्त सुरक्षा बरती जाए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद खास तौर से मऊ, गाजीपुर और बांदा में सुरक्षा के बहुत अभूतपूर्व इंतजाम करने के आदेश कर दिए गए हैं। मुख्यालय से भी कुछ जगह से पीएससी भेजी जा रही है। किसी भी अनहोनी की आशंका से सरकार ने सभी प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। सरकार जानती है कि मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके समर्थक, उनके चाहने वाले भड़क सकते हैं और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में, बांदा में और मऊ में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी को लाया गया था। मुख्तार अंसारी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उन्होंने कहा कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का इलाज हुआ बांदा में और अचानक उनको इलाज के बीच में जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके परिजनों ने कहा कि मुख्तार ठीक नहीं थे, उनको दोबारा जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको जेल भेज दिया गया। अचानक कुछ घंटे पहले मुख्तार अंसारी को फिर गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया, जहां मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया है। कई जगह वाराणसी में भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, बांदा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये धारा जो है वो लगाई गई है और बहुत हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। शुरुआत के दौर में कोई बता नहीं रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन प्रशासन भी नहीं बता रहा था, लेकिन अब ये बात पुष्ट हुई है कि उनकी मौत हो गई है। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद परिजन गाजीपुर में थे, वो रवाना हो गए हैं और मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ मेरा से पास में अभी आने वाली है। मेरे से रिपोर्टर बांदा से बता रहे हैं वो जो है ये मुख्तार अंसारी की मौत एक बड़ी खबर है और मैं इस खबर में और आपको जानकारी देता रहूँगा, ज़रा आप मेरे पास बने रहिए। मेडिकल कॉलेज में पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज में पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। ये ब्रेकिंग खबर है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। लगातार ये अपडेट आ रहा है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और मुख्तार अंसारी के बाद मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो एक मुख्तार अंसारी को लेकर योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार के बीच में भी एक जंग का ऐलान सा था, एक लड़ाई थी और एक लड़ाई थी, वो लड़ाई बढ़ती चली जा रही थी दोनों के बीच में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से ये चीज़ सामने आए। और मैं ये कहूँगा अपने एडिटर से कि कुछ और वीडियो फुटेज आए तो उनको दिखाते रहें, वो लगाते रहें, बताते रहें बांदा के क्या हालात हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं बांदा में क्या है। अफजल अंसारी शायद महमूदाबाद में थे, वो रवाना हो गए हैं बांदा के लिए और बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के रोजे चल रहे थे। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। उनको हालत बिगड़ रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी। बावजूद इसके उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये जंग बढ़ती चली गई। ब्रजेश सिंह का खेमा मजबूत होता चला गया और मुख्तार अंसारी का खेमा कमजोर होता चला गया। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के करीबी रहे अभय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया था। उसके बाद अभय सिंह को वाइस श्रेणी की सिक्योरिटी भी दे दी गई थी। तो मुख्तार अंसारी की ताकत दिन पर दिन कम हो रही थी और उनके विरोधी दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे थे। लेकिन इसके बीच में जो जेल में जिस तरह से उनके संग व्यवहार हो रहा था, जैसे उनको परेशान किया जा रहा था, जिसका वो जिक्र बार बार कर रहे थे, उसकी परिणति ये हुई कि वो कुछ दिन पहले गंभीर बीमार हुए। बीमार होकर उनको अस्पताल लाया गया, बताया गया कि वो बहुत सीरियस हार्ट अटैक है। परिजनों का आरोप है कि इस बीच में लगातार उनके संग दुर्व्यवहार हुआ। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उनकी खाने में जहर दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। उनका विधायक बेटा भी अभी जेल में ही है और उसको अलग रखा गया है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत की खबर ने पूर्वांचल के कई जिलों में तापमान बढ़ा दिया है। मऊ, गाजीपुर, बनारस इन जिलों में एक्स्ट्रा पीएससी भेजी जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये चर्चा है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी की मौत ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अतीक अहमद अशरफ की हत्या और लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मौत, क्या इन दोनों में भी कोई कनेक्शन है? अब ये बात तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगी कि मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे कारण क्या है। हालांकि उनके परिजन अभी रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में कई जिलों में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी राजनीति में भी उनका दखल बहुत था। 4-5 जिले ऐसे हैं कि जहां पे मुख्तार अंसारी के परिवार की तूती बोलती थी। और गाजीपुर में जब मनोज सिन्हा को हराया था अफजाल अंसारी ने, वो बहुत बड़ी बात थी। मनोज सिन्हा एक इतना बड़ा नाम थे और वो उनकी हार ने राजनीतिक कैरियर उनका लगभग खत्म कर दिया। हालांकि उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया, लेकिन मनोज सिन्हा की गाजीपुर में हार एक बड़ा उनको कारण बना रहा। मुख्तार अंसारी, उनके परिजन
जिस तरह से रास्ते में हैं और जो बात सामने आ रही है, उनके वकील पहुँचे हैं, वो बता रहे हैं। अबे अल्तमस आ गया। ये वो है वीडियो है जिस समय आप पैरामिलिट्री फोर्स का देख रहे हैं आप। मैं उससे कहूँगा अपने टीम से कि इसकी म्यूट ना करें, आवाज़ खोल दें। इसकी आवाज़ खोल दें और उनके वकील का भी कुछ बयान आया है, वो वकीलों के बयान भी नोट कर लगा दें। मैं सरंज जी से अनुरोध करूँगा कि अपनी टीम से अनुरोध करूँगा कि बयान आए हैं, कुछ वो बयान भी लगा दें, जो आए हैं और वीडियो को बड़ा बताइए कि क्या हालात हैं, क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पे, ये मैं आपको लगातार बताता रहूँगा और लगातार उनके परिजन ये उनका रो-रो के बुरा हाल है कि परिवार में मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था, पूरी दुनिया में मुख्तार अंसारी ने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। एक ज़माना ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा ठेका हो, चाहे रेलवे का ठेका हो, चाहे कोयले का ठेका हो या कोई भी ऐसा बड़ा ठेका हो, बिना मुख्तार अंसारी के मर्ज़ी के बिना किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वो किसी ठेके में ले ले। लेकिन वक़्त का तगाज़ा देखिए, आज अस्पताल में उस मुख्तार अंसारी की मौत हो गई और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ी घटना है, जिसके बाद लगातार ये सरगर्मी फैल गई है और एक मेरी जानकारी में अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को बात की है और जो संवेदनशील ज़िले हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार ने अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के आदेश दिए हैं और कहा है कि सभी जिले के डीएम और एसपी हाई अलर्ट पे रहें। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं होनी नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को भी इसकी सूचना दे दी गई है कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई और इसके बाद में मऊ में, गाजीपुर में, बनारस में कुछ पीएससी अतिरिक्त तैनात की जा रही है। जो बॉडी है वो अभी वहीं अस्पताल में है। डॉक्टर का कहना है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। हालाँकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी का मौत के पीछे कारण क्या था, क्योंकि मुख्तार भी कह रहे थे कि उनको खाने में ज़हर दिया जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि मुख्तार की मौत एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और ख़ास तौर से जब उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं। चुनाव का प्रचार चल रहा है, प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हो रही हैं। उस बीच में मुख्तार अंसारी की मौत इस तरह हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और बांदा से हमारे पास कुछ ही देर में वीडियो आएँगे। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो वीडियो तलाश करें और लगाएँ कि क्या-क्या फुटेज जो आ रहे हैं बांदा से लगाते रहें, वो दिखाते रहें। हमारे रिपोर्टर जो बांदा से भेज रहे हैं, वो बताते रहें और दिखाते रहें कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में घटती है, मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। तो वो लगातार लगातार आप ये फुटेज देख रहे हैं, ये वीडियो हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के वीडियो हैं और ये सामने आप देख ही रहे हैं कि लगातार वो आ रहे हैं। ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, जो लगातार ये आप देख रहे हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स है और जो लगातार ये मार्च कर रहे हैं लोग। सिक्योरिटी के हाई अलर्ट इंतजाम कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के हाई अलर्ट इंतजाम है उसके उस पे वहाँ पे और ये मुख्तार अंसारी की मौत से पूरे पूर्वांचल में तहलका मच गया। ये उनके वकील का यहाँ छोटा-सा लाया गया बयान है है जो मेडिकल उन्होंने कॉलेज। दिया है। क्या हो गया, क्या बताएँगे? मुझे और कुछ नहीं बताया गया। स्वास्थ्य मुझे खराब आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज़्यादा खराब है, इसलिए यहाँ पर आए। जेल में किसी अधिकारी से बात हुई आपकी क्या? किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे? सीधे बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच आप जाऊँ। वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ, नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर। क्या सूचना मिली थी आपको? यहाँ लाया गया है मेडिकल कॉलेज। क्या हो गया, क्या बताएँगे? मुझे और कुछ नहीं बताया गया। स्वास्थ्य मुझे खराब। आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज़्यादा खराब है, इसलिए यहाँ पर आए। जेल में किसी अधिकारी से बात हुई आपकी क्या? किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे? सीधे बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच आप जाऊँ। वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ, नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर। तो ये थे उनके वकील जो कह रहे थे कि ये हो गई है और मैं अपने रिपोर्टर को ये बार फिर आपको सुनाऊँगा ये क्या सूचना बयान। मिली थी आपको? यहाँ लाया गया है मेडिकल कॉलेज। क्या हो गया, क्या बताएँगे? मुझे और कुछ नहीं बताया गया। स्वास्थ्य मुझे खराब। आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज़्यादा खराब है, इसलिए यहाँ पर आए।
जेल अच्छा, के किसी अधिकारी से बात हुई आपकी क्या? किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे? सीधे सीधे बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच आप जाऊँ। वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ, नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर। ये मुख्तार अंसारी के वकील थे जो बता रहे थे कि किस तरह ये जो वारदात जो घटना हुई है उनको जानकारी नहीं दी गई और घर के परिजन भी नहीं थे उस समय में। डीएम एसपी पहुंच गए थे जेल में, उस समय कोई बताने को राजी नहीं था। उसी समय अंदाजा लग रहा था कि कोई एक बड़ी घटना घट गई है और बाद में पता चला कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा अध्याय आज खत्म हुआ और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी की मौत जाहिर है राजनीति का एक बड़ा मुद्दा, बड़ा बड़ा हंगामा होगा इस मौत पे, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इस मौत के अलग अलग कारण तलाशे जाएंगे, अलग अलग बातें की जाएंगी। सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पार्टी इशारों इशारों में कहेगी, कमेंट करेगी और जाहिर है कि अब एक अल्पसंख्यक समुदाय में एक थोड़ा सा गुस्सा होगा कि मुख्तार अंसारी को जिस तरह हफ्ते भर पहले लाया गया था वो ठीक नहीं थे, उनके घर वालों का कहना है। फिर वापस जेल भेज दिया गया था, जब जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था उनको जेल भेज दिया गया था और उसके बाद में मुख्तार अंसारी को आज फिर लाया गया। मुख्तार अंसारी का रोजा चल रहा था, वो बहुत बीमार थे, लेकिन इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। डीएमएसपी पहुंचे, लेकिन तब तक मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी। ये उस समय में प्रशासन कुछ बता नहीं रहा था। जितने तीमारदार थे अस्पताल के उनको बाहर निकाल दिया गया था, किसी को बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। मुख्तार अंसारी के परिजनों तक पहुंचे नहीं थे और बहुत भारी भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया और लगातार गाजीपुर में लगातार जो है मुख्तार अंसारी के घर पर वो जो है भीड़ बढ़ रही है और योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। मुख्यमंत्री निवास ने तुरंत मीटिंग बुला ली गई है और मीटिंग बुला ली गई है और डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के इंचार्ज अमिताभ यश का मुख्तार अंसारी से 36 का आंकड़ा चलता रहा पहले भी। दोनों मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री निवास पर मीटिंग चल रही है इस समय। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे प्रदेश पे पैनी निगाह रखी जाए। योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुला ली है। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री निवास पर हैं और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में पैनी निगाह रखी जाए, कोई भी जना असामाजिक तत्व एक्टिव ना हो। जाहिर है कि मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम था और उसकी मौत के बाद हंगामा कहीं पे हो ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने इमीडिएट मीटिंग बुलाई गई है प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश इस समय मुख्यमंत्री के निवास पर मौजूद हैं। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है कि किसी भी अप्रिय स्थिति ना हो और गाजीपुर में भीड़ बढ़ रही है मुख्तार अंसारी के घर पर। महमूदाबाद में और मऊ में भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वहां के एसपी को निर्देश कर दिया गया है कि स्थिति पे निगाह रखें, कोई भी अगर माहौल बिगाड़ता हुआ नजर आए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्वांचल के कई जिलों में जैसे जैसे ये खबर फैल रही है वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और रमजान चल रहे हैं। लोगों का रोजा होता है, तरावी होती है, उसके बाद में लोग निकल के आते हैं। लेकिन इस बीच में मुख्तार अंसारी की मौत की खबर पूरे प्रदेश में फैल गई है और लोग इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि मुख्तार अंसारी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है और इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी के कहने के बाद बांदा जेल के कुछ अफसर सस्पेंड कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मुख्तार अंसारी का परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पूरी सुरक्षा रखी जाए मुख्तार अंसारी की। अब इस बीच में खाने में जहर जैसी घटना एक बड़ा बड़ा घटनाक्रम था जब मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है। उसके बाद बांदा जेल के कुछ अफसर वहां सस्पेंड कर दिए गए थे। लेकिन इस बीच में फिर खबर आई है कि मुख्तार अंसारी एक बार फिर बीमार होकर पहुंचे थे और जिस समय बीमार होकर पहुंचे थे उस समय में बहुत ये था कि कोई बताने को तैयार नहीं था हुआ क्या है।
डीएम एसपी जब पहुंच गए वहां पे और तीमारदार जितने थे उनको निकाल दिया गया, तब भी कोई बताने को राजी नहीं था हुआ क्या। और काफी जब पुलिस बल इकट्ठा हो गया, उसके बाद कहा गया कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के जो इस तरह के मौत एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। मऊ और गाजीपुर में लोग सड़कों पर हैं, इधर प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। दरअसल मुख्तार अंसारी हर चुनाव में, पिछले 20 सालों के चुनाव में हमेशा मुद्दा रहे हैं। सत्ता पक्ष को कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी उसके निशाने पे थे और उसके बाद एक मुख्तार अंसारी की संपत्तियां, करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की गईं, उनके बच्चों को जेल में भेज दिया गया और उनका जितना गिरोह था वो पूरा गिरोह छिन्न भिन्न कर दिया गया। एसटीएफ ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। कई बार एसटीएफ के तरफ से बयान आए थे। मुख्तार अंसारी के कई लोग एनकाउंटर में भी मारे गए थे, उनके करीबी बाकी जेल में थे। लेकिन आज एक बड़े अध्याय का अंत हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि किसी समय उत्तर प्रदेश में मुख्तार के नाम पे जो खौफ का माहौल था, जो आतंक था, वो एक दिन बांदा के अस्पताल में इस तरह खत्म हो जाएगा। वो सारा सारा आतंक, सारी चीजें, सारा रुतबा सब खत्म हो जाएगा। मऊ दंगे का वो वीडियो बहुत वायरल किया। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना एक कैंपेन चलाया था तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह एक जीप है, खुली जीप, उसमें मुख्तार अंसारी जो है वो राइफल लेकर बैठे हैं और उसको वीडियो को बहुत ज़्यादा चलाया गया था। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था। 1996 में पहली बार चुनाव लड़े थे मुख्तार अंसारी और मऊ विधानसभा से लगातार वो 5 बार विधायक रहे थे। 1996 में रहे थे, 3 विधानसभा चुनाव तो उन्होंने जेल में रह के जीते थे। आप क्राइम का सीन देखिए। नंद किशोर गुप्ता रुंगटा की भी हत्या का एक बहुत बड़ा सनसनीखेज उन पे आरोप लगा था। 5 बार लगातार विधायक रहे थे और अभी राम इकबाल की हत्या में पेशी थी, उनकी 2 अप्रैल को पेशी होनी थी। गैंगस्टर में 2020 में केस दर्ज हुआ था, उस केस में 2 अप्रैल को पेशी थी। लगातार मऊ से ही 5 बार विधायक थे और एक बहुत बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी का। जेल से आप सोचिए 15-16 साल तक कोई जेल में रहे तो उसका पूरा गिरोह छिन्न-भिन्न हो जाता है। लेकिन मुख्तार अंसारी जेल में रह के अपना साम्राज्य चलाते रहे। पंजाब जेल में थे, वहां पे साम्राज्य चलाते रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आए, वहां भी साम्राज्य चलाते रहे। मुख्तार अंसारी का बेटा, विधायक बेटा, इस समय एनडीए यानी मोदी जी की पार्टी का हिस्सा है और इस बात पे भी बड़े सवाल उठे थे कि किस तरह अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, अगर वो हिस्सा हो जाते हैं तो सवाल उठेंगे कि आखिर किस मुंह से हम माफियाओं की बात करते हैं। लेकिन जब ओपी राजभर को मंत्री बना दिया गया और ओपी राजभर की पार्टी का अब्बास अंसारी विधायक है तो ये जाहिर है ये हो गया कि एनडीए का हिस्सा है। और बीच से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने पूरे अफसरों को निर्देशित किया गया है पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। बहुत बड़ी खबर इस समय की, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शासन ने आदेश जारी कर दिया है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कहीं सभा नहीं हो सकती। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं और पूरे मुख्यमंत्री ने कहा है एक एक घटना पे निगाह रखी जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजीपी अमिताभ यश की बैठक चल रही है इस समय। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाए। गाजीपुर, मऊ में बहुत भीड़ इकट्ठे होने की सूचना है। मुख्तार के घर पर लोगों का जमावड़ा हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है। बनारस में भी काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। मुख्तार अंसारी का इन इलाकों में काफी रुतबा था। गाजीपुर, मऊ में खास तौर से ये निर्देश है कि बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल भेजा जा रहा है। कल मुख्तार अंसारी का शायद अंतिम संस्कार होगा, दफन किए जाएंगे वो। उस समय भी प्रशासन के सामने बहुत चुनौती होगी क्योंकि कल जुमे की नमाज भी होगी, बड़ी महत्वपूर्ण नमाज होती है वो। और उस समय में ये उसके बाद या उसी समय थोड़ा आगे पीछे उनका दफन किया जाएगा।
तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने, क्योंकि मुख्तार अंसारी कोई छोटा-मोटा नाम नहीं थे, मुख्तार अंसारी बड़ा नाम थे। सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट भेज दिया गया है, सभी पुलिस अधीक्षक से कह दिया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश के ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने मार्च शुरू कर दिया है और सैनिक बलों की कई जगह तैनाती कर दी गई है। सभी डीएम और एसपी को कह दिया गया है हाई अलर्ट पे रहें, किसी भी कीमत पर किसी असामाजिक व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत ना दी जाए। सभी डीएम एसपी को कहा गया है तत्काल गश्त शुरू करें, पुलिस को अलर्ट मोड पे कर दें। उत्तर प्रदेश के तो संवेदनशील इलाके हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां खास तौर से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गाजीपुर, बांदा, मऊ, बनारस इन जिले हाई अलर्ट मोड पर हैं और सैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है, पीएससी को लगाया जा रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट मोड में आ गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है धारा 144। और बहुत बड़ी खबर यह है, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम ये था कि मुख्तार अंसारी का एक बड़ा नाम था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। यह आप पुलिस बल देख रहे हैं, लगातार मार्च किया जा रहा है। अभी मैं आपको कुछ ही समय बाद मैं आपको मऊ की और गाजीपुर की भी तस्वीर दिखाऊंगा, जिसमें ये है कि वो बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या अलर्ट है और क्या क्या स्थिति है। मऊ और गाजीपुर की मेरी टीम वहां मौके पे पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको वहां के वीडियो दिखाने के लिए। हाई अलर्ट पे कर दिया गया है प्रशासन को और सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खुद लगातार निगाह रखे हुए हैं और इस बीच में बड़ी खबर ये आ रही है कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। मऊ और महमूदाबाद में भी मुख्तार अंसारी के परिजन जहां रहते हैं वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है। कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी के परिजन पहुंच रहे हैं बांदा। सांसद अफजाल अंसारी और उनके भतीजे भी रास्ते में है, वो पहुंच रहे हैं। हाई अलर्ट पर है पूरा यूपी हाई अलर्ट पर है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, और ये देखिए ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, भीड़ इकट्ठी है वहां पे। एएनआई ने खबर जारी करी है, ये वीडियो दिया है और ये इकट्ठी भीड़ आप देख रहे हैं, ये वहां पे इकट्ठा है और बहुत बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात है। पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हाई अलर्ट जोन है, भारी भीड़ इकट्ठी है। मुख्तार अंसारी का नाम ऐसा था, कुछ लोगों की निगाह में वो अपराधी थे तो कुछ लोगों की निगाह में वो रॉबिन हुड थे। उस इलाके के बहुत सारे लोगों का वो इलाज मुफ्त कराया करते थे, गरीब बेटियों की शादी कराया करते थे। तो मुख्तार अंसारी को कुछ लोग रॉबिन हुड भी मानते थे कि उस इलाके में कोई कमजोर होता था, कोई दीन होता था तो मुख्तार अंसारी उसकी मदद भी किया करते थे। और इस तरह पॉलिटिकल चुनाव से पहले इस तरह मुख्तार अंसारी की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप भी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद उनको जबरन अस्पताल से जेल में फिर भेज दिया गया। और जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने कहा था कि जेल में उनको धीमा जहर दिया जा रहा है, आज की मौत के बाद उनके उस घटनाक्रम से जोड़ के देखा जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि धीमा जहर दिया जा रहा है। तो जाहिर है कि एक बड़ी खबर है, एक बड़ी घटना है जो इस समय आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बनारस से भी सूचना आ रही है कि बनारस में पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि बनारस के थाना क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट कर दें। शाम को 8:15 8:30 के आसपास लाया गया था मुख्तार अंसारी को। बनारस के पुलिस कमिश्नर से कहा गया है कि बनारस में हाई सिक्योरिटी कर दें। बनारस की सभी पुलिस कमिश्नरी को आदेश दिए गए हैं कि लगातार वो अलर्ट पे रहें, लगातार वो बनाए रखें, बताते रखें कि क्या क्या चल रहा है वहां पे। और बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थिति है इस समय। और ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्रदान हो, विनम्र श्रद्धांजलि। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है और ये बड़ी बड़ी खबर इस समय आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत, और ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की। ये बुलेटिन जारी हुआ लगभग 8:30 बजे। सिद्धोज विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह उम्र 63 वर्ष को जेल कर्मकों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मौत हो गई। ये एक अभी-अभी बुलेटिन आया है, मेडिकल बुलेटिन है ये, अभी-अभी का ये है। और मुख्तार अंसारी के बेटे बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, ये कहा है उनके बेटे उमर ने। ये बड़ी खबर है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, ये उनके बेटे ने आरोप लगाया है। मैंने कहा ना कि चुनाव से पहले अब ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ेगा। मुख्तार अंसारी के बेटे का कहना है कि उनको जहर दिया गया। घटना लगातार बदल रही है, हाई अलर्ट मोड पर लगातार हाई अलर्ट मोड पर है उत्तर प्रदेश। और ये वहां की सीन देख रहे हैं आप, लगातार ये भीड़ बढ़ रही है। ये सीन देख रहे हैं आप, लगातार लोग उमड़ रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, ये कहा गया है। और ये लगातार घटना आप देख रहे हैं कि बांदा में पूरे प्रदेश में ये स्थिति हो गई है। बहुत बड़ी खबर है ये। और कुछ ही समय में एक और बुलेटिन जारी होगा, सरकार की तरफ से प्रेस नोट भी आएगा और प्रेस नोट को तैयार कराया जा रहा है। बड़ी खबर है ये मुख्तार अंसारी के को लेकर। ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। और ये हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। और बहुत ज्यादा हंगामा होने की आशंका से प्रशासन ने बहुत फोर्स लगा दिया गया है। और मैं ये आपको लगातार बांदा से फुटेज आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये भीड़ है, लगातार बढ़ रही है, हाई अलर्ट पे। आप देख रहे हैं ये। और ये बड़ी खबर ये है कि गाजीपुर में लगातार मुख्तार अंसारी के घर पर भीड़ बढ़ रही है। जाहिर है कि एक बड़ा घटनाक्रम ये है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ये चल रहा है इस समय कि क्या-क्या घटनाक्रम होगा वहां पे। और ये भीड़ है, आप देख रहे हैं, लगातार प्रशासन बहुत अलर्ट पर है। मेडिकल में ये पुष्टि हुई है, गाजीपुर में उनके घर के बाहर भीड़ जुटने लगी है। और ये वीडियो आप देख ही रहे थे, लगातार आ रहा था आपके सामने। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, हाई अलर्ट घोषित है, हाई अलर्ट घोषित है। और बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगह से भीड़ इकट्ठी होने की खबर है और इसीलिए पूरे प्रदेश में भीड़ इकट्ठी होने के कारण पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस का फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी का। एक टाइम में मुख्तार अंसारी जो कहते थे प्रदेश में वही होता था, हंगामा बन जाता था। और आज
आतंक का आज उस रुतबे का अंत हो गया। मुख्तार अंसारी की मौत ने पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक हंगामा खड़ा कर दिया है और आप देख रहे हैं भीड़ लगातार बढ़ रही है। इस बीच में बांदा से कुछ फुटेज आने वाले हैं, मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा। बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है वहां पे। और समाजवादी पार्टी ने प्रेस नोट में जारी करके ट्वीट किया है एक्स पर और कहा है कि इस तरह पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, दुखद श्रद्धांजलि। और ये जो है ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है। काफी समाजवादी पार्टी ने उनके उनके लिए उनके भाई को टिकट दिया है और उसके बाद में अब ये एक ट्वीट आया है। ये जाहिर है कि एक बड़ी घटना है और इस समय चुनाव में उससे पहले काफी ये घटना तूल पकड़ेगी और हम लोग, हमारी टीम बांदा पहुंचने वाली है और वो हम जाके वहाँ का हालात देखेंगे। बनारस से निकले हैं टीम के लोग। और ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी सामने कि उनके बेटे ने, उमर ने आरोप लगाया है कि उसके पिता को जहर दिया। और बड़ी खबर ये है कि बांदा मेडिकल कॉलेज ने कहा है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई। मेडिकल कॉलेज ने प्रेस नोट जारी किया है, हार्ट अटैक से मौत हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बिस्तरा सुरक्षित किया जाएगा, क्या पता चलेगा कि आखिर बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी क्यों लाए गए थे अस्पताल। क्या मुख्तार अंसारी का आरोप था कि खाने में जहर दिया गया, यह आरोप सही था? क्या कुछ और राजनीति है इसके पीछे? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि मुख्तार अंसारी का बेटा एनडीए का हिस्सा बन गया तो उनकी छवि पर डेंट पड़ रहा है? तो चर्चा होती थी कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा बन गया क्योंकि वो राजभर की पार्टी से विधायक थे। और जाहिर है जब ओपी राजभर को आप भारतीय जनता पार्टी अपना हिस्सा बना लेती है तो जाहिर है उसके विधायक भी एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं। और राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत चर्चा चलती थी कि अब तो मुख्तार अंसारी का बेटा और योगी आदित्यनाथ और बाकी बीजेपी अब तो बराबर पार्टनर है। तो जाहिर है ये बातें बहुत चुभती थी, बातें बहुत खराब लगती थी। और उसके बाद आज मुख्तार अंसारी का अंत हो गया। तो जाहिर है कि पूरे प्रदेश में एक बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है। और इस बीच में मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के वो संपादक रहे हैं और कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल समूह के वो ग्रुप संपादक रहे हैं, अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी ने उत्तर प्रदेश में दैनिक जागरण में वो काम किया है। ये क्राइम की बहुत ज्यादा उन्होंने उस समय उस दौर में स्टोरी की है। और जाहिर है कि अजय जी जो हैं वो बहुत जानते हैं। अजय जी, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, क्या आपको लगता है इस घटनाक्रम के पीछे? मुख्तार ने कुछ दिन पहले कहा था कि उसको खाने में जहर दिया जा रहा है और उसके बाद मुख्तार अंसारी की इस तरह मौत। आपका क्या? देखिए, मैं जिस समय जो चल रहा है उस समय के हिसाब से, मैं टाइम लाइन के हिसाब से इस मौत को बड़ा नॉर्मल नहीं मानता हूँ। हालांकि 9 डॉक्टरों की टीम ने उनका परीक्षण किया और सारी चीजें हैं जो बताया जाता है, लेकिन असलियत ये है कि जिस तरह की उनकी स्थिति होती थी उससे मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह के, क्योंकि वो लगातार स्पोर्ट्समैन थे, जेल में भी वो खेलने के बिल्कुल अभ्यास के। जिन दिनों वो पंजाब में रोपड़ जेल में बंद थे, कई बार मुलाकात हुई और मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे इस बात के लिए दुख भी है, क्योंकि जिन दिनों मैं लखनऊ में हुआ करता था, क्राइम रिपोर्टर होता था, उन दिनों जब वो लखनऊ की राजनीति में उनका इंटर हुआ, जिस समय वो लखनऊ की माफिज में इंटर हुआ, उन दिनों मैं क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था। मुझे आज भी याद है, देखिए वाराणसी में जो रूंगटा अपहरण कांड हुआ था, हत्या हुई थी, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
तो उनके बाद में जैसे उन्हें ले जाया गया था चंडीगढ़ में, फिर रख करके किस तरह से रेंसम और दूसरी चीजें आई थी। और रंजन द्विवेदी साहब हुआ करते थे जो डीजीपी रैंक से रिटायर हुए हैं। रंजन द्विवेदी साहब ने वाराणसी में डीआईजी रहते हुए उसको पूरा वो किया था और गिरफ्तार किया। अंत में वो मायावती का शासन था, तो अंत में रंजन द्विवेदी साहब को हटा दिया गया। बहुत डेड ऑनेस्ट ऑफिसर थे, निश्चित रूप से उनके कारण ही वो केस खुला। लेकिन मैंने उस दौर से वॉच कर रहा हूं, ये आपको बात बता रहा हूं मैं 95-96 की। उसके बाद में लगातार जिस तरीके से रहा, तो फिर जब उनका जो दारुल सफा में घर अलाट था, पास में मेरा, मुझे भी अलाट था, तो लगातार मिलना होता था। कई बार होती थी, कई चीजें होती थी, वो दौर अलग था। कई बार सिफारिशें भी किसी की करनी पड़ जाती थी। तो हमने वो दौर, कई बार ये होता था जेल मिलने जाते थे तो बैडमिंटन साथ खेलते थे। कई बार वो कहते थे, चूंकि मैं नॉनवेज नहीं हूं, तो वो स्पेशली जो मित्रगण आते थे उनके लिए चलो ये बनवाते हैं, वो बनवाते हैं। तो उस तरह की स्थिति है। तो मैं बड़ा वो, लेकिन उनके अंदर सबसे अच्छी चीज थी कि रोज जो है जिस तरीके से खेलते थे, सब कुछ था, उससे मुझे नहीं लगता इतना फिट आदमी कभी, और निशाने के मामले में उड़ती चिड़िया को वो आदमी मार सकता था। इतना बेहतरीन निशाना था संजय जी कि मैं मतलब आज तक उतना अच्छा निशाना किसी का नहीं देखा। तो ये स्थिति होती है उसको लेकर के। मुझे मतलब ये अजीब सा लगता है कि उनको कार्डिक अरेस्ट हो जाए और ये हो जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें संदिग्ध है, और संदिग्ध होने की वजह मुझे क्यों लग रही है, इसकी वजह बता दूं। क्योंकि लोकसभा चुनाव आ चुका है। लोकसभा चुनाव में गाजीपुर में हराने के लिए निश्चित रूप से उन्हें जरूरत इस बात की है कि मुख्तार का बड़ा रौब है। क्योंकि अफजाल जो है वो असल में शरीफ आदमी, देखिए उनके ऊपर केस जरूर है, लेकिन मैं बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं उस आदमी को मैं शरीफ मानता हूं। मुख्तार जरूर खतरनाक थे, और मैं खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक थे। मैं बड़ी ईमानदारी से कि वो क्या किस क्षण कर देंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अफजल भाई बहुत सरल आदमी, सही आदमी। उन्हें तो वो शिकार ही इस बात का हुए कि वो मुख्तार के बड़े भाई थे। अब भाई को तो छोड़ नहीं सकते, तो स्वाभाविक सी बात है। और रही बात कि वो चुनाव जीतने के लिए मुख्तार की आवश्यकता थी, वह आवश्यकता जो थी वो मुझे लगता है सरकार ने कहीं मिटाने की कोशिश की है या क्या किया है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात दिखते हैं उससे मैं ये कह सकता हूं कि ये सामान्य मौत मुझे नहीं लगती है। जो मेरा क्राइम रिपोर्टर का, चूंकि मैं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर ही रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मुझे पूरे केस को, सर्कमस्टांसेस को देख के नहीं लगता है कि ये सामान्य मौत है। वजह इसकी पीछे एक, पहले आप देखिए अमित शाह की भाषा में आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि उनको जब वो लाया गया था रोपड़ से, तब उन्होंने कहा था कि हमें क्या क्या खतरा है। उसके बाद में जब यहां लाया गया, उसके बाद उन्होंने कई बार शिकायत की कि हमारे साथ ये साजिश हो रही है, ऐसे हो रहा है, और उनमें से कुछ चीजें पकड़ी भी गई। उसके बाद में अभी उन्होंने हाल में जो आपने खुद ही बताया कि खाने में जहर देने का, स्लो पॉइजन देने का, और इसका उन्होंने बताया था कि दिया जा रहा है। जब उन्होंने यह बात कही थी, चूंकि उनका स्टेटस बी क्लास के कैदी का था, तो निश्चित रूप से उन्हें कुछ सुविधाएं मिलती हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक मिलती हैं। वो सुविधाएं नहीं दी जा रही थी कि उनका अपना खाना सेपरेट बन जाए। ये मुझे याद आता है हरिशंकर तिवारी जी का, कि तिवारी जी जब बंद थे जेल में गोरखपुर में, तो उनको मरवाने की कोशिश की थी वीर बहादुर सिंह ने, और कैसे 2-3 बार ये हुआ उनके खाने को। तो उन्होंने, चूंकि उन्होंने फिर 6 महीने खाना ही नहीं खाया था, और 6 महीने इस कारण से खाना नहीं खाया और वो फल पे ही रहे, तो शायद तब बच सके। और उसके बाद में फिर तो राजीव गांधी ने आकर के उन्हें खुद ही शामिल कराया था कांग्रेस पार्टी में।
तो वो पहले हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान के पहले नेता थे जिन्होंने जेल में रहते हुए पहला चुनाव लड़ा और जीता, और निर्दलीय जीता था। तो वह लोग थे। तो मुख्तार अंसारी को यदि अपराध की दुनिया में कोई कहेंगे कोई लाया कोई गुरु था तो हरिशंकर तिवारी थे, और उनके अलावा वो किसी के आगे उसको मैंने झुकते हुए नहीं देखा। और वो भी दौर देखा है जिन दिनों लखनऊ जेल में वो बंद होते थे और तमाम सारे इंस्पेक्टर्स और डीएसपी के ट्रांसफर कराने के लिए वो डीजी ऑफिस में जेल में बंद रहते हुए भी जाते थे। वो मायावती के समय की बात है। तो और उसको लेके जागरण में खबर भी छपी थी कि साहब कागज में तो वो जेल में बंद है, बैठे हैं खुद डीजीपी के सामने। तो आप समझ सकते हैं। तो वो दौर भी रहा। उसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह से चूंकि उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी और उसके अलावा चौटाला परिवार से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो वहां से भी उन्हें सदैव सपोर्ट मिलता रहा। तो यही वजह है कि जी टीवी के जो मालिक हैं सुभाष गोयल, उनके भाई को जो इस समय एमडी है कंपनी के, उनको किडनैप करने का था, जो किडनैप किया था जिसमें दिल्ली में टाडा लगा था, उस केस में उन्होंने जाके कोर्ट में कहा कि नहीं साहब हम तो दोस्ती के कारण गए थे, हमारा तो कोई वो था नहीं। तो मुझे उन दिनों का याद आता है, मुझसे मुख्तार बोले कि अजय भाई वो जी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तब तक मैं पहचानता नहीं था सुभाष गोयल को। उन्होंने कहा अभी आ रहा है मिलने, आपको मिलवाता हूं। तो लखनऊ जेल में मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार सुभाष गोयल से। तो आप इससे समझ सकते हैं। लखनऊ जेल हाँ, में? लखनऊ जेल में उस समय लखनऊ जेल का सुपरिटेंडेंट हुआ करता था त्रिपाठी, संजीव त्रिपाठी। अच्छा। आजकल मुझे लगता है डीआईजी आईजी होगा उसका जेल डिपार्टमेंट का। तो उसमें मुख्तार अंसारी ने पूछा था आपसे कि आप जीन्यू ज्वाइन करोगे? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं बड़ा मतलब तमाम सारी चीजें हैं, तमाम यादें हैं, और निश्चित रूप से मैं उस शख्स को थोड़ा सा आदर का एक और वजह थी। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके दादा, और देश की आजादी में उनका योगदान था। तो निश्चित रूप से वो उस परिवार से भी थे। शुरुआती दौर में चूंकि अब कई बार है बच्चे कुछ भ्रमित हो जाते हैं, तो वही स्थिति हुई। नहीं तो मुझे नहीं लगता, और कॉमन आदमी को तो कभी किसी को तो परेशान किया नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई आदमी कह सकता है। उनकी जो अपनी दुश्मनी रही है वो उस टाइप के ही लोगों से रही है जो तमाम तरह के धंधे हैं, उसी से जो खुद गलत धंधे कर रहा होता था उसी से वो भले क्या कर रहे हो। तो ये तरह का था। मुझे बताइए कि एक टाइम में ब्रजेश सिंह से उनकी बहुत लड़ाई रही थी, है ना? वो उस लड़ाई के बारे में बताइए, क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, आपको उस समय में पूरे ये गैंग आपको याद होगा कि ये गैंग चला करती थी, वो ब्रजेश सिंह गायब थे। अब ब्रजेश का नाम लेंगे तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था ब्रजेश पे, वो 13 साल की उम्र थी, और जो उनके भाई हैं चुलबुल सिंह, शायद नाम कुछ ऐसे ही करके नाम है, तो गाजीपुर थाना है वाराणसी में, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उस समय में उनके फादर का मर्डर हुआ था, तो उनके अपने फादर के उसके मर्डर का असलियत में तो इत्तेफाक से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मेरे परिवार के ही थे। तो उन्होंने उनको क्या नाम है, ब्रजेश को छोड़ दिया था। कहा था इस बच्चे ने बहादुरी का काम किया है, तुम सब तो बड़े भारी हो। की मौत के क्रम में उनके द्वारा स्लो पॉइजनिंग की आरोपों सहित उनकी मृत्यु से जुड़े अन्य आरोपों की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग करता है। ये न्यायिक जांच करना। कि दूसरा, कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सांसानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देना जैसा है। जी अजय जी प्लीज आप बताइए, आप बता रहे थे किस्सा वो ब्रजेश वाला। तो मैं बता रहा हूं कि ब्रजेश ने जो मर्डर किया था, अपने फादर की मौत का बदला लिया था।
तो उसमें जो उनके भाई एमएलसी भी हो गए थे शायद, वो थे, तो वो भाई जो है, भाई को कहा कि लानत है, तुम अपने बाप का बदला नहीं ले सकते हो, 13 साल का लड़का बदला ले रहा है। तो कहा इस 13 साल के लड़के को नहीं जेल भेजूंगा, तुम्हें भेजूंगा। और फिर उनको जेल भेजा था उस केस में। और आपको आगे बताऊं, उस केस में आज के देश के रक्षा मंत्री का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा था। हालांकि अब चूंकि उस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा बस इतना है कि उस रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है कि वो रिलेशनशिप था कि, और यदि उस केस में राजनाथ सिंह को बाहर न किया जाता तो शायद वो दौर ऐसा था कि उनकी राजनीति खत्म हो जाती। तो वो था, और उसी दौर में तमाम सारी चीजें थी। तो मुख्तार अंसारी असल में क्या, कोयला सबसे बड़ी वजह थी इस पूरे उसमें। और जो ब्रजेश था वो कोयला पे, चूंकि कोयला का मेन जो चलता था धंधा, वो बनारस से ही चलता था। ब्रजेश उस पे कब्जा करना चाह रहा था, उसी को लेके मुख्तार और उनमें वो हुई, और उसके बाद में ये बढ़ती चली गई। अंत में चूंकि ब्रजेश को प्रोटेक्शन दूसरी तरह से मिलने लगा, और जिस तरीके से हुआ, इधर ये एमएलए थे और इनका अपना था, तो उस तरह की स्थितियों के बाद में जो है ब्रजेश को भागना पड़ा। और जिस तरह की हालात हुए, सब कुछ रहा, फरार रहे कैसे। जब राजनाथ सिंह बहुत पावरफुल रहे, तब ब्रजेश को गिरफ्तार कराया गया। वो भी जाके दिल्ली की पुलिस जाके गिरफ्तार करती है, क्या खेल है। तो उन सबको यदि आप पूरा, मैंने क्या कहा, वो क्रोनोलॉजी समझेंगे तो पूरा खेल उस नेटवर्क का समझ में आ जाएगा। उन दिनों मैं दावा किया करता था कि मेरे को एसटीडी वाला फोन दे दीजिए, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कोई भी मर्डर हो या किडनैपिंग हो, मैं 2 से 3 घंटे के अंदर उसे सॉल्व कर दूंगा। तो और वो यूपी बिहार कहीं पर भी हो, क्योंकि उस नेटवर्किंग का कौन कौन लोग करते थे, क्या है, सब कुछ मुझे पता है। तो उन सारी चीजों में आप वहाँ एक तो क्राइम रिपोर्टर अच्छा होता भी वही था कि जो सारे करे। बीच में अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है अनिल सिन्हा जी, देश के बड़े बड़े अखबारों में उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। अनिल सिन्हा जी, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने ये अदालत से गुहार लगाई थी कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है, जिसके बाद कुछ जेल अफसर सस्पेंड भी हुए थे। अब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर बाहर आ रही है, आपका क्या कमेंट है? देखिए, ये एक तो है क्या कि ये क्रिमिनल है हो या कोई भी हो, उसके कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स ये है कि जब आप उसको पुलिस ले जाती है गिरफ्तार करके, तो पुलिस को उसकी जान की रक्षा करना उसका काम होता है। लेकिन आप देख चुके हैं कि गिरफ्तारी के बाद, मतलब जो फर्जी एनकाउंटर वाला मामला, तो मान लिया उसमें कुछ है भी कि एनकाउंटर का दावा करते हैं, लेकिन उनकी कस्टडी में आपने देखा कि अतीक अहमद और उसके भाई की जिस तरह से हत्या हुई, तो उसके बाद तो जरूर होता है क्या कि कहीं, मतलब वो जो उसने जाहिर भी किया था, पहले भी उसको जो लाया गया था बाहर के जेल से, जो यूपी जेल लाया गया था, तो उस समय भी ये बात उठी थी कि क्या उनको पुलिस कस्टडी में ही उनकी हत्या हो जाएगी। और आपको याद होगा विकास दुबे के मामले में भी, बीच में किस तरह से वो उसकी गाड़ी उलट गई। तो हमको लग रहा है क्या कि जब कानून जो की रक्षा करने वाली जो संस्थाएं हैं, अगर उतर जाए तो और उसके कई घटनाएं ऐसी हुई है कि लोगों को जरूर शक होगा कि क्या उनको सही ढंग से आपने इलाज किया या नहीं, या आपने उनके मतलब जान की रक्षा के लिए जो जरूरी उपाय थे, वो उसके बीमारी की खबरें भी पहले से आती रही कि वो बीमार है और ये है। तो उसमें मुझको लग रहा है कि उसमें यूपी गवर्नमेंट कहीं न कहीं से वो फेल करती रही है, और उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
और जबकि उलट इसके जिस तरह से उनको मतलब ये इसको जो कार्रवाई करते हैं, एनकाउंटर करते हैं या जो ये करते हैं उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो ये दोनों चीज जो है ये बहुत ही गलत है। एक तो आप जब आपके कस्टडी, पुलिस कस्टडी में कोई आ गया तो उसके बाद आप उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं मतलब लीगल है। इसीलिए हमको लग रहा है कि पता नहीं, वो तो मांग करेंगे लोग उनके जो होंगे, वो तो अर्जी लगाएंगे या पूछे, मांग जरूर करेंगे कि इनके ये की जांच हो। लेकिन ये तो संदिग्ध तो बनाता ही है इनको कि इनका जो रिकॉर्ड है उससे। और ये हमको लग रहा है कि ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से इस तरह से आपका अविश्वसनीय हो जाना बहुत ही गलत है। क्योंकि ये चाहती अहमद के मामले में कितना था कि उसको पकड़ना जरूरी है, उसको ये मतलब उसको किस तरह से हमने कर लिया, इसकी वाहवाही लूटी जा रही थी और उसी की मतलब ये में हत्या हो गई। और अभी तक पता नहीं उसके उन लोग जो पकड़े गए हैं उस पर उसका क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह का डेवलपमेंट है वो हम लोग को मालूम नहीं। तो ये अविश्वसनीय हो जाना अपने ही मतलब ये लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक है ही, ऐसे भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितनी बड़ी मतलब ये है, ये कितना बड़ा कमेंट है, इसको समझना चाहिए। बात है, ये बड़ी घटना है। इस तरह किसी भी का जुड़ जाना। और मैं टीम से कहूँगा लक्ष्मण यादव जी को दोबारा जोड़ें, उनका वो फोटो शायद नहीं आ रहा है। अजय जी, इस बीच में ये खबर आ रही है कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार को एक न्यायिक जांच दोबारा कर सकती है, जांच के आदेश कर सकती है। बीच में लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, आप कुछ दिन पहले इस इलाके में घूम के भी गए थे, आप आए थे और आपने गाजीपुर के समेत इस इलाके में पूरा दौरा किया था। इस बीच में खबर आई है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। आपका क्या कहना है? सुन पा रहे हैं लक्ष्मण जी आप मुझे? आवाज नहीं आ रही है। दोबारा जुड़िए लक्ष्मण जी, आप दोबारा एक बार निकल के फिर दोबारा जुड़िए। बीच में अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं अरुण शर्मा जी। अरुण जी, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई है कि हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि देश भर में जेलों में बंद राजनेताओं की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को दे, अन्यथा जेलों में स्लो पॉइजन देकर एक एक करके राजनेताओं की हत्या करा दी जाएगी। चीन की तर्ज पर और मेडिकल बुलेटिन में बता दिया जाएगा कि हार्ट अटैक या पेट से मौत हो गई है। अरुण जी, कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने आशंका जताई थी कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है और अब उनकी मौत हो गई। आपकी टिप्पणी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। सर, आपको पता होगा, आपको याद भी होगा, 2 सुपरिटेंडेंट जो है सस्पेंड हुए हैं इस विषय में, और ये प्रूव भी हुआ मेडिकल रिपोर्ट में कि उनको धीमा जहर दिया गया। और ऐसा नहीं है, उनका रसोइया जो उनका खाना बनाता था वहां पर जेल में, वो भी बीमार था। और आपको मैं एक सीन याद कराता हूं। 2 अपराधी थे, उनको लाया गया यूपी में, उसके बाद कैसे पुलिस की प्रेजेंस में उनका मर्डर किया गया, वो तो बिल्कुल रिकॉर्डेड सीन है सर। उसमें तो कोई दो बार राय वाली बात ही नहीं है। कैसे व्यक्ति अचानक से आता है और पुलिस वालों हाथ में बंदूक होते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पाते, बल्कि उन गोलियों से बचने की कोशिश करते हैं। ये दिखाता है सत्ता की धनक को। सत्ता क्या कर सकती है, कितनी गुंडी है, कितना बदमाश है वो तो मुझे लगता है वो सिरमार है। बाहुबलों के भी बाहुबल जो है, हमारे यूपी के जो सत्ता भोग रहे भगवा वस्त्रधारी वो हैं। और मैं याद कराता हूं आपको एक सीन, लोकसभा में वही व्यक्ति कैसे जार जार रोया करता था, आंसू बहाया करता था, लोग सांत्वना दिया करते थे। और उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके पक्ष को रखा जाएगा, और उनके पक्ष को रखा गया, संतुष्ट हुए। आज वो सत्ता में है,
भूल गए। सत्ता का मद जो है सर, इसको मैं कहता हूं सत्ता की पिपासा, सत्ता की लालसा जब इतनी ज्यादा हो जाए तो लोग मर जाएं, उनकी मृत्यु उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। और मैं आपको बिल्कुल आत्मविश्वास से कह रहा हूं, इस मृत्यु पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। कारण वो निपटाना चाहते हैं सर सबको, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बाहुबली हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी कस्टडी में कोई व्यक्ति आईसीयू में जाता है तो अगर वो ठीक हो जाता है तो उसको सामान्य वार्ड में भेजना चाहिए नॉर्मलाइज होने के लिए। आप उसको सीधे जेल भेज देते हैं क्योंकि आपके पास मानवीय मूल्यों की कीमत नहीं है। आपके पास जो मूल्य हैं वो अमानवीय हैं। आपकी सोच जो है वो गुंडों और बदमाशों जैसी है, इसलिए आप उनको ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं। जब आप उनको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे, उनको हेल्थ की जो उनको चाहिए सहायता वो आप नहीं देना चाहते। एक व्यक्ति 24 घंटे पहले आईसीयू में होता है, 24 घंटे बाद वो जेल में होता है। ये सर बात समझ में नहीं आती कि हेल्थ में ओवरनाइट इतनी प्रमोशन हो जाती है, बीमार आदमी इतना ठीक हो जाता है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल साहब का शुगर लेवल 46 आ गया। क्या उनके साथ कोई रहत की गई है? मैं तो बिल्कुल साफ आपको कह रहा हूं, किसी को भी मरवा देना, चाहे वो हिरेन पांड्या हो, चाहे वो जज लोया हो, ये इनकी प्रकृति के अंदर है। ये हमेशा इसी तरह से व्यवहार करते आए। और क्यों ना आक्षेप किया जाए, मानवीय मूल्यों को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे और किसी की मृत्यु का आप साधन बनेंगे बार बार और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या हुआ संजीव भट्ट का? आज तक तो जमानत हुई नहीं उनकी। कितने कितने लोगों को किया गया ऐसे। आप बात करें अगर हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं उनको 2 साल जिला बदर या राज्य बदर क्यों किया गया? क्योंकि उनके ऊपर लांछन ऐसे थे, उनके ऊपर भी हत्या का अपराध था, परंतु वो कैसे बरी हो जाते हैं, एक बार भी वो कोर्ट का मुंह नहीं देखते। तो ये हमारी जो प्रणाली है सत्ता की वो बड़ी विचित्र है। किसी को मार देना ये इनके लिए गाजर मूली है, परंतु उसके जीवन का उसके परिवार के लिए क्या महत्व है ये तो परिवार वाले बताएंगे जिस पर बीतती है। आप देखें जो वहां कश्मीर में हमला हुआ, 40 सैनिक मर गए, क्या इन्होंने उनको कुछ दिया, शहीद का दर्जा दिया? क्यों उनको नहीं पूछते तो किसी बाहुबली को कैसे पूछ लेंगे? मेरा मानना यह है कि यह मृत्यु नहीं है, यह हत्या है। हत्या का मुकदमा यूपी सरकार पर चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, लक्ष्मण यादव जी दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मेरे संग जुड़ गए हैं। मुझे एक बहुत अच्छे शुभचिंतक ने एक मैसेज भेजा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये लिखा है कि 2 दिन पहले जो व्यक्ति आईसीयू में एडमिट था अस्पताल में, उसको वापस डिस्चार्ज करा के जेल में ले जाने की जरूरत क्यों थी? किसी भी पेशेंट को जो आईसीयू से बाहर आने के बाद 48 घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन के लिए नॉर्मल वार्ड में रखना होता है, मगर इसके को ताक दिया गया, आईसीयू से सीधा उनको जेल भेज दिया गया, नियमों के विरुद्ध है। और उन्होंने लिखा है कि एक बात मैं ये कहूँ कि पोस्टमार्टम में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। घर वालों को दिन की लाइट में वीडियोग्राफी के साथ घर वालों के सामने पोस्टमार्टम होना चाहिए दिन में। उसके भी फॉरेंसिक मेडिकल डिग्री होल्डर का ही डॉक्टर होना चाहिए। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो मेडिसिन डिग्री का वो डॉक्टर होना चाहिए, नियम है। उसके बाद बॉडी के हर पार्ट का विसरा बॉडी के हर पार्ट का विसरा सुरक्षित रखा जाना चाहिए। डॉक्टर को ये प्रेशर हो सकता है कि किसी भी हालत में विसरा सुरक्षित ना किया जाए। कई सारे ऐसे केस ऐसे हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि जब डेथ हुई है इस तरह की संदेहास्पद स्थिति में तो विसरा सुरक्षित नहीं रखा गया है। और ये जो है उमर चट्टी मामले में मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जा रहे थे। 12:30 बजे महमूदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी पर उनके काफिलों पर हमलावरों ने स्वचालित हथियारों से फायरिंग की थी,
इसमें मुख्तार अंसारी के गनर की मौत हो गई थी, एक हमलावर की मौत हुई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को नामजद और 15 के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज कराया था। 4 के खिलाफ चार्जशीट लगी थी। 2 आरोपों की मौत हो गई थी और उनके बेटे ने, उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि उमर चट्टी मामले में गवाही होनी थी, इसलिए मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिस संदेहास्पद तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उन्होंने आरोप लगाया था कुछ दिन पहले खाने में जहर देने का, आज उनकी मौत हो गई। आप तो कुछ दिन पहले इस इलाके में घूम के गए हैं। पॉलिटिकल सीन हो गया है, उत्तर प्रदेश में तनाव बढ़ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। लखनऊ भी हाई अलर्ट जोन में आ गया है। हर जिले के डीएमएसपी को विशेष सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कल शुक्रवार है, नमाज होनी है जुमे की, और उस नमाज के मद्देनजर हर मस्जिदों पे बहुत खास निगाह रखी जाएगी। बहुत हाई अलर्ट जोन में आ गया है उत्तर प्रदेश। आपकी टिप्पणी। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर साहब, माइक। जी ये बहुत दुखद है। सबसे पहले तो मैं दिवंगत को अपनी श्रद्धांजलि पेश करूंगा और उनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत मिले। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मानव मनुष्य होने की बोध को मनुष्य ने बहुत लंबे संघर्ष करके अर्जित किया, अपने को तमाम पशुओं की श्रेणी से बाहर किया और उसने कुछ मूल्य गढ़े कि हम न्यूनतम मनुष्य होने की न्यूनतम कुछ शर्तें निभाएंगे। इस देश के जेलों पर लिखा होता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अभी तो बात इस पर हुई ही नहीं कि अपराधी असल में कौन है, लेकिन अभी पहली टिप्पणी मेरी ये है कि क्या एक जेल में बंद व्यक्ति का मानव अधिकार कहाँ है? अगर वो ये आरोप लगा रहा है कि उसे जेल में जहर दिया जा रहा है, तो क्या ये इतनी सामान्य बात है? चंद रोज पहले उनके परिवार के लोग जाकर मिलते हैं और परिवार के उनके सगे बेटे को मिलने नहीं दिया, भाई को भी परेशान कर रहे थे। वो जाके जब मिले तो उन्होंने भी ये कहा कि ये तो जैसे लग रहा है कि हत्या करने की कोशिश की जा रही है। संगीन आरोप लगाए जा रहे थे। इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि ये सामान्य मौत नहीं है। ऐसा लगता है कि इस देश में इस मौत के बाद, मैं 2 बातें आज की टिप्पणी में केवल कहना चाहता हूं जिसलिए मैं जुड़ा आपके इस बातचीत में। कौन लोग हैं जो ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं? मिट्टी में मिला दिया। बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं मिट्टी में मिला दिया। कहां गई कानून व्यवस्था? ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है या नहीं? अगर 600 वकील लिखते हैं कि न्यायपालिका में कोई दिक्कत है, तो इसकी बात करने के साथ साथ क्या न्यायपालिकाओं को बंद कर देना चाहिए? क्या अब इस देश में इस तरह से चीज खत्म की जाएगी? अगर मिट्टी में मिला दिया, अगर एक बड़ा पत्रकार टीवी का लिखता है, तो इसका मतलब कोई मिट्टी में मिला रहा था कानून को धता बताते हुए। कोई चाह रहा था कि ये मिट्टी में मिल जाए, और इसलिए एक अपराधी को लाइव कैमरे के सामने आप गोली मारते हैं। ये सामान्य नहीं है। कोई भी सामान्य राजनीतिक समझ का व्यक्ति ये बात समझता है कि आप इसके पीछे की राजनीति क्या खेलते हैं। ये विजुअल जो गए, उसके बाद क्या क्या असर हुआ। चुनाव के ठीक पहले ये जो कुछ हुआ, पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल लाने की इतनी हड़बड़ी, क्या क्या नहीं हुआ था। और फिर दो राज्यों की पुलिस टकरा रही थी और फिर उन्हें यहां बुलाया गया, और बुलाने के बाद आज जेल में ऐसे जैसे लगता है कि कोई अपराधी हो जिसको बाकायदे मारा जा रहा है। तो ये कौन सा रूल ऑफ लॉ इस देश में बचेगा? क्या इस देश की जेलों से कई साल तक कैद रहने के बाद लोग बेगुनाह नहीं बरी हुए? क्या इस देश के जेल में आज की तारीख में 2 मुख्यमंत्री जेल में नहीं बंद हैं?
क्या इस देश में आज भी उप मुख्यमंत्री और सांसद जेल में नहीं बंद है, पत्रकार जेल में नहीं बंद है, प्रोफेसर जेल में नहीं बंद है? क्या इन सबको मिट्टी में मिला देंगे? नहीं, धर्म है साहब जिसे बोलने में लोग आज बच रहे हैं, वो मुसलमान है। मुख्तार अंसारी एक मुसलमान है, और जिसके साथ ये हुआ, ये खबर इसको ऐसे पेश की जाएगी और ट्विटर पर देख लीजिए साहब क्या लिखा जा रहा है। ये एक तो हमने अपने समाज को यहां पहुंचा दिया। अब मैं दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। इस देश में, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, मैं पूर्वांचल, मेरा आजमगढ़ घर है, और मैंने वो दुनिया तो देखी नहीं, क्योंकि मेरे पहले की पीढ़ी ने सामंती ताकतों से वो लड़ाई और लड़ी, कुर्बानी दी, जिससे समाज में एक नए तरह का समीकरण बदला। आज जिसे बाहुबली कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है, अपराधी कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है? क्या उसी पूर्वांचल में कई आज भी बाहुबली ऐसे नहीं हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें तमाम तरह की सुरक्षा प्राप्त है, जिनके खिलाफ बयान दर्ज कराने का इंतजार हो रहा था कि मुख्तार अंसारी अगर वो बयान दर्ज करा देते तो कई और रसूखदार जेल में होते? एक पक्ष इसका ये है। तो कौन अपराधी बनाया गया, किसकी नजरों में बनाया गया? मुख्तार अंसारी को उनके इलाके के लोग मसीहा के रूप में मानते हैं। मैं ये बात लाइव आपके सामने दर्ज करना चाहता हूं। एक मुसलमान ये बात नहीं बोल पाएगा, उसको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा, लेकिन मैं भी जब बोल रहा हूं तो मुझे भी कहा जाएगा कि तुम देशद्रोही हो, धर्मद्रोही हो। क्यों? ये बात क्या बोली नहीं जाए कि मुख्तार अंसारी ने किसकी जमीन हड़पी थी? मुख्तार अंसारी ने किस गरीब कमजोर विधवा को परेशान किया? वो तो वो व्यक्ति था जिसके इलाके के लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं। तो वो कौन सी परिभाषा है जिसके तहत कुछ लोग तो डाकू, डकैत, गुंडे, मवाली और माफिया बन जाते हैं, और कौन सी वो परिभाषा है जिसके तहत कुछ जातियों के लोग बाहुबली होने के बावजूद दबंग बनकर अपने इलाके के रसूखदार और ताकतवर बन जाते हैं? इस सामाजिक संदर्भ को मैं जरा खंगालना चाहता हूं। पूरे पूर्वांचल में इस बात को कौन नहीं जानता है कि सामाजिक समीकरण वहां कैसा था? आपके थाने ऐसे नहीं थे जहां पर जाकर के लोग अपनी रपट लिखवा सकें। अन्याय और शोषण और अन्याय अत्याचार का अगर कोई शिकार हो रहा है तो उसके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं था, क्योंकि थानों में कौन लोग थे, न्यायपालिका उनके चार दीवारी तक पहुंची नहीं थी। और मुख्तार अंसारी ने एक वीडियो है संजय जी, उस वीडियो में दंगे के बीच में वो अपनी खुली जीप से निकलकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में चले जाओ, दंगे मत करो। उसी वीडियो को चलाकर उन्हें दंगाई बताया गया। और दंगाई कौन है, तड़ी पार कौन रहा, अपने मुकदमे किसने वापस लिए, बहुत सारी लंबी फेहरिस्त है कि कब आप ताकत में हैं तो आप अपने प्रतिपक्षी को अमानवीय स्तर पर जाकर के मारेंगे, और एक दहशत का वातावरण पूरे देश में फैल जाए कि अगर तुम मुख्यमंत्री हो तो भी तुम्हें अगर जेल में डाल दिया गया तो सामान्य नागरिक तो प्रजा बन गई ना, फिर कौन विरोध करेगा, फिर कौन बोलेगा? और इसलिए ये जो पूरा प्रकरण है संजय जी, इसे आज से 30-40 साल पहले के उत्तर प्रदेश तक ले जाना चाहिए। उस उत्तर प्रदेश तक ले जाना चाहिए जहां वर्चस्व एक ही तबके के सामंतवादी लोगों का हुआ करता था। उस सामंतवादी व्यवस्था का सामाजिक संदर्भ अगर नहीं समझा जाएगा तो जो वंचित, शोषित, कमजोर के पक्ष में खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं वो माफिया बनाते और मिट्टी में मिलाते चले जाएंगे। वो लोग जो आपके नई पीढ़ी के लोगों को ये समझा देंगे कि एक माफिया था, मिट्टी में मिला दिया। ये जो कानून और व्यवस्था है, अगर इसे उस सामाजिक संदर्भ तक नहीं ले गया गया और इसे ऐसे ही प्रचलित होने दिया गया कि बिके हुए मीडिया के एंकर, टेलीविजन चैनल के लोग और थोड़े से वर्चस्ववादी सामंती जो आज खुश हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि उस पूर्वांचल का समीकरण बदल दिया गया। उस पूर्वांचल में अब एक ही तरह के लोग दबंग होंगे जो सरकारी सुरक्षा में घूमेंगे। अब उनके असलहे वैधानिक हो जाएंगे, उनकी गुंडई वैधानिक हो जाएगी,
उनकी दबंगई प्रजा के कल्याण का कल्याणकारी योजना बन जाएगी। और जो कमजोर का पक्ष लेकर के लड़ने खड़ा हुआ था पूरे देश का, और मैं खासकर उत्तर भारत के संदर्भ में आपका चैनल चूंकि बहुत लोग देखते हैं और इस गंभीर बात को मैं कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए भी मुख्तार अंसारी, एक व्यक्ति पर बात ही नहीं मैं कर रहा हूं, मैं उस 50 साल पुराने संघर्ष की बात कर रहा हूं। किसने खटिया पर बैठने नहीं दिया, पानी पीने नहीं दिया, रोड पर चलने नहीं दिया, आपने कोई चीज कही, कब आपका खेत लूट लिया, कब आपकी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और जो लोग उस तबके से खड़े हुए, रमाकांत यादव उसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले, क्या रमाकांत यादव सबसे बड़े अपराधी हैं? वो आज जेल में है, फतेहपुर जेल में बंद है। क्या आजम खान इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी हैं? क्या अब मुख्तार अंसारी से बड़ा अब कोई अपराधी प्रदेश में नहीं बचा है साहब, लेकिन वो कुछ और समीकरण के तहत देवता बने बैठे हैं और पूरे पूर्वांचल का समीकरण बदलने के लिए किया गया। और आखिरी बात, चुनाव है ना, चुनाव में एक एक चीज मायने रखती है। चुनाव के ठीक पहले यह जो कुछ हुआ है, मैं तो फिर से दावा कर रहा हूं, उठाइए ना मुख्तार अंसारी की पूरी जीवन गाथा, उठाइए, मुख्तार अंसारी ने जहां जहां गलत किया होगा उसका हिसाब दीजिए। और जो लोग मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को मसीहा मानते हैं, अपना नायक मानते हैं, आधी रात को उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, आज वो मुसलमान है, आप मिट्टी में मिला रहे, ठीक है भाई, आप ताकत में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आधी रात को घोषित कर सकते हैं वो व्यक्ति आईसीयू में गया, वापस जेल में, फिर आईसीयू, वापस जेल में। क्या हो रहा है ये? क्या आप एकदम न्यूनतम मानव बोध नहीं बचा है? और 24 के चुनाव के ठीक पहले हो रहा है। संजय भैया, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, पूरे उत्तर भारत में जो लोग माफिया, डकैत, डाकू, दबंग, गुंडे कहे गए हैं, एक बार जरा इतिहास पर देखिएगा, वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन सब को मसीहा, जो अपने लोग मसीहा मानते, उनको सरकारें, तानाशाही सामंती लोग, गुंडे और माफिया बोलते हैं। तो सीधे तो आप लड़ नहीं पाए। उस समय लड़ाई दूसरे माफिया की थी, वो माफिया लड़ा, दूसरा माफिया उससे लड़ा। इस देश में इतिहास को भी राजा से लड़ा तो हिंदू मुसलमान बना दिया गया। माफिया से लड़ रहा है, लेकिन एक माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा और दूसरे माफिया को सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा। मैं आखिरी में केवल ये कहना चाह रहा हूं, 24 के पहले का ये ट्रिगर अलार्म है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी बात पर भी इस देश की जनता को कुछ नहीं समझ में आया, दो मुख्यमंत्रियों के जेल में डाले जाने के बाद भी इस देश की जनता को नहीं समझ आया, चुनाव के ठीक पहले ये जो हुआ है, क्या आपको लगता है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बदलेगी इस घटना के बाद? क्यों आप पुलिस लगा रहे हैं? क्या केवल इसलिए क्योंकि मुसलमान सामने आ जाए? नहीं साहब, जिन्हें आपने मिट्टी में मिलाया ना, कोट अनकोट में बार बार कह रहा हूं, मिट्टी में मिलाया है ना, कानून और व्यवस्था को धता बताते हुए आप केवल एक पैगाम देना चाह रहे थे, और वो पैगाम डराने का है, वो पैगाम हताश करने का है, जेलों का, गोली का, बंदूक का, कभी गाड़ी पलटा देंगे, कभी लाइव टेलीविजन पर गोली मारेंगे, और कभी धीमा जहर, खुद मुख्तार अंसारी उनके परिवार ने कहा धीमा जहर देकर मारेंगे। फिर बोलेगा कौन साहब? फिर लड़ेगा कौन? फिर तो सारे लोग चुप हो जाएंगे। यही ये सरकारें चाहती हैं। इसलिए फिर से मैं दोहरा के जा रहा हूं, पूरे उत्तर भारत के सामाजिक इतिहास को फिर से पढ़ा जाए। जिसने गरीब, कमजोर, मजलूम की बात की, उनके ऊपर इतनी धाराएं, इतने मुकदमे, और एक पक्षी, अगर दो लोग लड़ रहे थे तो एक अपराधी गुंडा माफिया बनाया गया और दूसरा मसीहा बनाया गया, जबकि आम लोग जिसे मसीहा कहते थे उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये ट्रिगर अलार्म है। अब आगे इस देश की जनता को निर्णय लेना है कि वो इस पूरे प्रकरण से क्या समझती है। लेकिन कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज अगर कहीं भी सांस ले रहा होगा तो शायद ये चीजें उसे दिखेंगी कि मानवीय गरिमा और मानवीय अधिकार शायद अब किसी कब्रिस्तान में दफन होते जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ट्रिगर अलार्म है। जी शुक्रिया। बिल्कुल ठीक बात कही, और बहुत लॉजिक के साथ आपने बात कही कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है कि जिस तरह से पत्रकार भी लिख रहे हैं मिट्टी में मिला दिया गया। सबसे ज्यादा चिंता उस बौद्धिक तबके की है जो खुद को पत्रकार कहता है, लेकिन वो भी इतना सांप्रदायिक होता जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत पे वो भी लिख रहा है कि मिट्टी में मिला दिया गया। आखिर में चलते चलते एक कमेंट सबसे, अनिल सिन्हा जी, जो लक्ष्मण जी ने मुद्दे उठाए, जो लक्ष्मण जी ने बात की, उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, ये तो पूरी सहमति है जो उन्होंने कहा, बहुत विस्तार से और सही कहा। मैं आपको ये ध्यान दिलाऊंगा कि ये जो ब्रूटलाइजेशन है, जो क्रिमिनलाइजेशन है पूरा सिस्टम का, जिस तरह से क्रिमिनल के तौर पर आप काम कर रहे हैं, सिस्टम ही काम कर रहा है कि आप मतलब, और इसका एक पैटर्न है, कॉमनल है, जिस वो भेद करने वाला है, मतलब ये नहीं है, और उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। इसमें मीडिया देखिए पूरा कोलैप्स है डेमोक्रेसी का, हम लोग इसको समझना चाहिए। ये सब उदाहरण के समय में आपको समझ में आता है कि एक पूरा, एक जिसको कह रहे थे ट्विटर और ये सब जो आ रहा है, ये एक पूरा तबका है, ये गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, वो और वो दोनों मिलके ये इसको सेलिब्रेट करता है। क्यों सेलिब्रेट कर रहा है? इसीलिए कि वो अल्पसंख्यक और समुदाय से है, और इस तरह से ये आप सोचिए क्या कर रहे हैं आप समाज के साथ। दूसरा है क्या कि देखिए, उनको आपको याद होगा, और देखते हैं अभी हाल तक उनको बुलडोजर बाबा के नाम से उनका चलने लगा, और चुनाव में बुलडोजर बगल में लेकर के वो दूसरी जगह कर्नाटक के चुनाव के इलेक्शंस में जो है रैली में वो रखते थे, बगल में बुलडोजर रखता था, चूंकि वो बुलडोजर का, और बुलडोजर किस पर चला रहे हैं, तो एक पूरा पैटर्न है जिसमें कि आप बताना चाहते हैं, और कहा भी है उन्होंने, तो साफ कहा ना कि 80-20 वाला, वो तो बोल चुके हैं। तो ये चुनाव के समय में इसका पॉलिटिकल मीनिंग है, और वो पोलराइज करना चाहते हैं और कम्युनलाइज करना चाहते हैं। सही कहा उन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड है या सारा इशू है, उसको उसका अब उनके पास कोई सहारा नहीं रह गया। सतपाल मलिक ने कहा था कि ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो मैं तो मानूंगा कि ये चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पोलराइजेशन का एक तरीका, मतलब उसमें किस तरह हुआ नहीं हुआ इसके बारे में कोई मतलब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि वो कैसा हुआ, लेकिन जो संदेह होता है कि चाहे उनको नेग्लिजेंस से या आपने डेलिब्रेट हो, कह ही रहा है, आरोप लगाया ना भाई। आप देखिए ना, आप अतीक अहमद और उसके जो भाई की हत्या हुई, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट को तुरंत वो चीफ वहाँ की जो पुलिस थी उससे पूछना था ना कि ये भाई कैसे आपको पता है कि कोई भी कस्टडी में भेजा जाता है तो उसको कोर्ट भेजता है कस्टडी में, जेल आप जुडिशरी भेजती है, वो सीधे आप जेल में नहीं जा सकते, बिना उसकी इजाजत के आप जेल में नहीं रह सकते। तो आप उसके जो कैदी है उसकी जुडिशरी की भी ये थी, लेकिन जो सारा सिस्टम इस तरह हो गया है। और आपको खाली एक सूचना दे दूं अभी कि एक अभी का मराठी चैनल्स में रिपोर्ट देख रहा था, या हिंदी चैनल्स में भी चला होगा, प्रफुल्ल पटेल का के खिलाफ जो सिविल एविएशन में जो इरेगुलरिटीज के मामले थे, उसमें क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने जारी किया है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा मतलब सीबीआई ने, मतलब लोग डिमांड करते थे, आपको याद होगा कि लोग अगर कहीं कोई ऐसी घटना हुई जिसकी की जांच पुलिस को, लोकल पुलिस से करने में उनको लगता था कि ना कर पाए, तो बोलते थे कि सीबीआई से जांच कराइए। अब आप देख लीजिए सीबीआई का कि वो जब सरकार बना दी और उनके साथ जब जाके बैठ गया, और ये छगन भुजबल के बारे में भी हो चुका, और इनका भी केस खत्म हो गया, अजीत पवार का भी केस खत्म हो गया। तो ये जो पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया है, और जुडिशरी वगैरह सब, और देख रहे हैं कि ये एक जजमेंट आया तो तुरंत उसको दबाव बनाने के लिए वकील उनके आ गए। तो आपका मतलब हमको लग रहा है कि खतरा सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि किस तरह से पूरा सिस्टम जो है, पूरा लोकतंत्र जो है उन्होंने खत्म कर लिया है, और एक तबका बना लिया है जो सेलिब्रेट करता है। हमको याद है कि अगर ऐसे हम लोग के समय में जब हम लोग थे, नौजवान थे पत्रकारिता में, तो किसी की जो जिनका ये मन भी अगर होता तो भी उनको लगता कि नहीं, ये तो मानवाधिकार का मामला है भाई, इस तरह से नहीं हम सोच सकते या बोल सकते। अब तो खुल के चल रहा है, और आप देखिएगा गोदी मीडिया ने अभी तो खबर चला रहा है। अच्छा, पहले बहुत बिल्डअप हुआ कि उनको ले जाया गया है जेल से, बीमार हो गए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे बाद में ये सूचना आई क्या कि वो मतलब वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सारा प्लान वे में सारा ये सूचना दी गई। अब वो कैसे हुआ क्या हुआ वो डिटेल्स उसका आना बाकी है, लेकिन इसमें तो साफ साफ संदेह के घेरे में तो पूरी तरह है।
लेकिन सवाल है कि कोर्ट और ये जो है वो इसका क्या करे। तो इसका एक ही उपाय है कि कम से कम लोगों को ये बताना जरूरी है कि इस तरह से एक अमानवीय समाज अगर बनाएंगे, जो बनाया जैसे जर्मनी वालों ने बनाया इसके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, तो उसका फिर उन्होंने ही भुगता और उनका क्या हुआ हश्र वो आप देख चुके हैं। आज इजराइल में जिस तरह से गाजा में किया गया, तो इजराइल के लोग ये मानते हैं और वहां पर निकल कर आए, लेकिन हमारे निकल कर आए इसके विरोध में कि गाजा में जो चल रहा है तो वो जो है ठीक सही है नहीं। तो ये आपको ऐसा वक्त है, चुनाव भी आ ही गया है कि लोकतंत्र के पक्ष में आवाज पूरी ताकत से लगाई जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अरुण शर्मा जी, आपने सुनी ये बात, और इसमें आखिर में आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी की मौत पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो सवाल जायज हैं, और जिस तरह लक्ष्मण यादव जी ने इस मौजूदा दौर की बात करी, वो कहां तक जायज है? जी सर, मैं आपको याद कराऊंगा बहुत पुरानी बात, एकलव्य से क्या व्यवहार किया गया था। अभी लक्ष्मण भाई ने कहा, 3 शब्द कहे, जो शब्द कहे उससे सिर नीचे हो जाता है। उन्होंने कहा शोषित, वंचित। सर इसका क्या अर्थ होता है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। इतनी उम्र में भी मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि समाज में शोषित को अंग मान लिया गया। ऐसा क्यों है? और ये वो समाज है जहां द्रोणाचार्य अंगूठा मांग लेते हैं। किसके लिए? अर्जुन, क्योंकि वो राज परिवार से आता था। और एकलव्य, जिसको दीक्षा नहीं दी गई, जिसने मात्र माटी की मूर्ति बनाकर उसको गुरु मानकर धन और विद्या स्वयं प्रेरणा से सीख ली, उसको कहते हैं शोषित। हमारे समाज में शोषित भाई हमारे अभिन्न अंग हैं, हम उनके बिना अधूरे हैं। मैं बात करता हूं मुख्तार अंसारी की। सर मुख्तार अंसारी अगर कस्टडी में है तो शोषित शब्द ना भी लगाया जाए तो कब्जे में तो आपके है ना। उसकी जान की रक्षा संविधान आपको करने के लिए कहता है। और ऐसा तो है नहीं कि संविधान में लिखा है बाबा साहब ने कि जो आपके कब्जे में आ जाए, आपकी जेल में आ जाए, जो 19 साल से जेल में हो, प्रताड़ित हो रहा हो, आप सजा जो उसको मिलनी चाहिए उससे सजा उसको दे चुके हों, और फिर आप उसको जहर देकर मार दें, तो आप एक स्टेन गन लें और यूपी में चला दें पूरे में, जो जो दुश्मन है उनको बुला लें और उसके बाद उनको कर दें ढेर। आप भी बन जाएं वो डाकू फूलन देवी, आप ले ले बदला अपना। सर कहां कहां मारोगे आप? 144 करोड़ 80 लाख संजय भाई आज की जनसंख्या हमारे देश की है, और इसमें मात्र 100 करोड़ हम हिंदू हैं। बाकी सब दूसरे धर्मों के, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, सभी हमारे भाई हैं। ये क्या हमारे अभिन्न अंग नहीं है क्या? मैं तो मूल बात कर रहा हूं। संविधान ने जिसकी रक्षा करने की शपथ लेकर आपको एमपी का, एमएलए का आपको सुविधा दी बनने के लिए, आपने उसी जनता से वोट मांगा और उसी जनता पर आप कहर ढाते हैं। ये कौन सा विधा है जिसमें बुलडोजर बाबा नाम दिया जाता है? सर हमने तो बहुत बहुत नाम सुने थे, अच्छे नाम सुने थे बाबाओं के, और बहुत अच्छे लोग हैं हमारे समाज में, पर आप भगवा पहनकर अपना नामकरण क्या करते हैं? बुलडोजर बाबा। 8 फरवरी 2003 में मैं गोरखपुर मंदिर में इनके गुरु के साथ 2.5 घंटे विचार विमर्श करने के बाद और योगी जी को 4 बार मैसेज भेजने के बाद इनके साथ मिलने की आकांक्षा रखे हुए मेरी पत्नी साथ में थी। ये वहां पर अपनी लोगों की बातचीत सुनते रहे, नहीं आए मिलने के लिए। मुझे उसी दिन इनका संदेश मिल गया था कि थोड़ा दम्भ से भरा हुआ व्यक्तित्व है ये, इनके गुरु बहुत सॉफ्ट थे। तो मेरा मानना ये है, जब निजाम बिगड़ जाए तो जनता को द्रोह करना चाहिए, मतलब उसको एजिटेशन करना चाहिए, हिंसा नहीं अहिंसा से जवाब देना चाहिए।
और इस प्रकार की वारदातें क्या पहली बार हो रही है क्या यूपी में? जहां मर्जी एनकाउंटर कर दो। अभी लक्ष्मण भाई ने भी कहा जहां मर्जी गाड़ी पलटा दो, जहां मर्जी पुलिस की प्रेजेंस में आप मार दो, भले ही अपराधी हो। हमें अपराधी के साथ कोई प्रेम नहीं है। जो सामाजिक व्यवस्था को दुत्ता बताकर चलता है, आप उसके साथ वैसा व्यवहार करो जो कोर्ट करती है। जो सजा दी गई है वो भुगतेगा, परंतु उसको जहर देकर मार देना, उसको गोली से उड़ा देना, एक अपना नरेशन चलाना, ये कहां से संविधान की रक्षा करेंगे? ये तो गुंडागर्दी है सरासर। और मेरा मानना ये है, इसकी जो तफ्तीश है, इस वाकया की जो तफ्तीश है वो बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। और जिस बंदे ने भी विसरा के विषय में लिखा है, मुझे लगता है उनको पुलिस की पद्धति पता होगी। हमारे यहाँ विसरा शब्द जो है ये पुलिस वालों को पता होता है। मुझे इसलिए पता है कि मैं संबंध रहा वहां से। तो मेरा भी मानना ये है, जब उनकी जांच की जाए तो उनके हर एक अंग से जो जहर के कण हो, जो विसरा हो, या जो कुछ भी उसमें मटेरियल में निकले, चाहे वो बड़ी आंत में हो, छोटी आंत में हो, चाहे उनका जो ऑर्गन है वो देखे जाए कितने डैमेज हुए, कितनी बार जहर दिया गया। तो मेरा मानना है तभी सच्चाई बाहर आएगी, नहीं तो इस सच्चाई को दबा दिया जाएगा जैसे पहले सच्चाइयों को दबा दिया गया। तो मैं इसको उचित नहीं मानता और मैं अपना भरपूर विरोध दर्ज करता हूं। जी अजय शुक्ला जी, गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव और कई वाहन, बड़ी संख्या में 2-3 दर्जन वाहन लगाए जा रहे हैं सिक्योरिटी में कि गाजीपुर में। और मैं अभी आपको कुछ ही मिनटों में गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की भीड़ है वो वीडियो मैं आपको कुछ ही मिनटों में दिखाऊंगा। बहुत जबरदस्त भीड़ है मुख्तार अंसारी के घर के बाहर, लोग नाराज हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी अमिताभ यश को अपने घर पर तलब किया। निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर प्रदेश में कानून की व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी करते नजर आए, ऐसी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। यूपी में कल जुमे की नमाज है। यूपी की मस्जिदों में बहुत सतर्कता बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। पीएससी में कई जिलों में तैनात कर दिया गया है, खासतौर से गाजीपुर, मऊ, वाराणसी में यहाँ पे ये घर है, उनमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डीएम और एसपी को फ़ोन किए गए हैं, उनको संदेश दिए गए हैं कि वो हाई अलर्ट पर रखें और पुलिस की गश्त शुरू हो जाए। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि गाजीपुर की अगर फुटेज आ गई हो जो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की है, जहाँ बहुत बड़ी भीड़ संख्या में इकट्ठी है, वो लगा दे। मऊ में लोग इकट्ठे हैं, गाजीपुर में इकट्ठे हैं, महमूदाबाद में इकट्ठे हैं। लोगों का आप एक नज़रिया ये भी है कि उस इलाके में वो रॉबिन हुड की इमेज थी। ना जाने सैकड़ों हजारों बच्चियों की उन्होंने शादी कराई थी, ना जाने कितने अनाथ बच्चों को उन्होंने पढ़ाया था। और मुख्तार अंसारी का एक दर्जा अगर कोई उनको आपराधिक इतिहास से जोड़ता है तो उस पूरे पूर्वांचल के इलाके में गरीब तबकों में ये बात भी है कि मुख्तार अंसारी किसी की भी मदद बहुत खुल के किया करते थे अगर वो गरीब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी के गिरोह में, भले आप उनको मुस्लिम माफिया के रूप में स्थापित करें, लेकिन उनके गिरोह में जो नाम आते थे वो सब हिंदू थे। मुन्ना बजरंगी के लिए बहुत बार कहा गया कि वो क्षत्रिय बिरादरी से आते थे। ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी की अदावत थी। ब्रजेश सिंह क्षत्रिय थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के पक्ष में मुन्ना बजरंगी लास्ट तक खड़े रहे। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई, लेकिन तब भी मुन्ना अंसारी उससे पहले तक वो खड़े गए। ये मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ गाजीपुर में, और ये जो मुख्तार अंसारी के घर का बाहर का सीन है। यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी है, ये अस्पताल के बाहर का सीन है। मैं दिखाऊंगा, उससे पहले एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो खासतौर पे ये मैं वीडियो दोबारा भी चलाऊंगा। जो देखिए जब ये मुख्तार अंसारी लाए गए हैं, ये तो वीडियो चला रहा हूँ, मैं आप दोबारा चलाऊंगा तो मुख्तार अंसारी का हाथ देखिएगा। ये हाथ पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से हाथ लटका हुआ है। ये मैं दोबारा वीडियो चला रहा हूँ, मैं ये चाहूंगा कि आप देखें। और जिस तरह से ये हाथ लटका है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी जब जेल में से लाए गए थे तो क्या वो जीवित थे। दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि क्या कोई आदमी बेहोश होता है तो हाथ वो इसी तरह से लटक सकता है। ये जो हाथ लटका है इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किस तरह क्या मुख्तार अंसारी की मौत जेल में हो गई थी, ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। जाहिर है अभी इन सवालों का जवाब बहुत
मिलना आसान नहीं है। सत्ता जब नहीं चाहती तो ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिला करते। अजय शुक्ला जी, आखिर में आपका कमेंट। अजय शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? तो आखिर में आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं इसको सीधे सीधे तौर पे यदि कहूं, जैसा मैं बोलता हूं, तो मैं समझता हूं कि आज जितने सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं, उन सर्कमस्टांसेस के आधार पे मैं कह सकता हूं कि यह भी योगी आदित्यनाथ का वैसा ही खेल है जिस तरीके का खेल उन्होंने अतीक अहमद के साथ किया, उनके भाई के साथ में किया जो एमएलए थे, और इसके बाद में ड्रामा करते हैं कि साहब इंक्वायरी कराएंगे। तो मैं इसे कमोबेश उसी दृष्टिकोण से देखता हूं, इसलिए मैं इसे सरकार प्रायोजित हत्या के तौर पर देखता हूं। मैं इसे, जब तक इसकी जांच में कुछ नया नहीं आ जाता, और इसकी जांच यदि मुझे विश्वास है कि यदि हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाएगी, उस स्थिति में वो भी उसमें देख लिया जाएगा कि कहीं बेला त्रिवेदी ना हो, तो साहब उस स्थिति में यह आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत बड़े तथ्य आ जाएंगे कि मुख्तार अंसारी की मौत सामान्य नहीं है, एक किसी रोग से नहीं है, बल्कि सरकार प्रायोजित है, और वो उससे साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहना है। गाजीपुर में भीड़ बहुत इकट्ठी है। मुख्तार अंसारी और संजय जी, एक चीज कह दूं, इससे कम से कम 3-4 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करती है। चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। हम लोगों ने विस्तार से इसकी बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, अनिल सिन्हा जी, अजय जी, आपने समय दिया, आभार। हम लोग बात कर रहे थे मुख्तार अंसारी की मौत की। डॉक्टरों ने कहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, और असली चीज जब कोई जांच होगी उसके बाद सामने आएगी। लेकिन हाँ, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये खबर एक बहुत बड़ा असर डालेगी।